हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स एक उड़ान। दोस्तों, सबसे पहले मैं सबका थैंक्स करना चाहूँगा। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ। बहुत सारे बच्चों की ब्लेसिंग आई, थैंक्स टू ऑल। आज का जो मैं सेशन लेके आया हूँ एमसीक्यूज़ का, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वो एमसीक्यूज़ हैं जो हमने अपनी जो टेस्ट सीरीज़ शुरू की है विंग्स एक उड़ान हमारी जो ऐप है उसके अंदर, उसका जो पहला टेस्ट है मॉक टेस्ट, उसकी आज मैं डिस्कशन लेके आया हूँ जो उसका अकाउंटेंसी पार्ट है। ये टेस्ट अभी ओपन हो चुका है, 3 टेस्ट लाइव हो चुके हैं। आप चाहो तो हमारी जो ऐप है विंग्स एक उड़ान की, उसको डाउनलोड करके वो टेस्ट आप दे सकते हो और अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, शुरू करता हूँ आज के एमसीक्यूज़। थोड़ी सी खांसी है मुझे, मैं भी शायद बीच में थोड़ा खांस लूँ, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। चलिए दोस्तों, फर्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग जर्नल इज़, जर्नल बनाने का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो क्या है। दोस्तों, सबसे पहले जर्नल क्या है। जर्नल का मतलब होता है डेली रिकॉर्ड्स। तो हम जो डेली रिकॉर्ड्स बनाते हैं उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है। जर्नल बनाने का हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि हम डेली रिकॉर्ड्स बनाएं। तो हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल हैं, ए टू असर्टन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिज़नेस, कि बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन को असर्टन करना या निकालना। बी टू जर्नलाइज द ट्रांजैक्शन, हर ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज करना मतलब रिकॉर्ड बनाना। सी टू मेक पोजीशन इन लेजर्स, मतलब पोस्टिंग करना लेजर में। या डी टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल। देखिए दोस्तों, टू असर्टन द फाइनेंशियल पोजीशन, ऑफ कोर्स हम जो रिकॉर्ड बनाना शुरू करते हैं उसका जो एंड रिजल्ट रहता है वो यही होता है कि हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन देख सकें। बट जर्नल का जो मेन पर्पस है वो सिंपल ये है कि रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, यानी डेली रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, यानी उनको जर्नलाइज करना। सो द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग जर्नल इज़ टू जर्नलाइज द ईच ट्रांजेक्शन, मतलब हर ट्रांजेक्शन को जर्नलाइज करना या फिर उसका रिकॉर्ड बनाना। तब उसके बाद हम लेजर बनाते हैं, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और उसके बाद जाकर हम फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं जो कि सबसे आखिर में बनती है। तो मेन जो ऑब्जेक्ट है वो है पहले डेली रिकॉर्ड्स बनाना, जिसको ही हम क्या कहते हैं, जर्नलाइज करना। आई होप ये क्लियर है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है। एक्चुअली ये इस तरह से क्वेश्चन होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स अनलेस इट इज़ मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, कि किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम ट्रांजेक्शन्स को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते जब तक उसको हम मनी टर्म में वो मेजरेबल ना हो। दोस्तों, इसमें के जो 4 आंसर आपको दिए गए हैं, ए रियलाइजेशन कंसेप्ट, बी एक्रूवल कंसेप्ट, सी मनी मेजरमेंट कंसेप्ट और डी कास्ट कंसेप्ट। सबसे पहले जो रियलाइजेशन कंसेप्ट है ये तो हमें ये कहता है कि आप अपने रेवेन्यू को तब रियलाइज़ करो या रिकग्नाइज़ करो जब आपने गुड्स की डिलीवरी या गुड्स का पोजेसन आपने दे दिया, चाहे आपको पैसा रिसीव अभी हुआ या नहीं हुआ। जब आप गुड्स की डिलीवरी दे देते हो तब आप अपनी जो इनकम है उसको एज एन इनकम रिकॉर्ड करोगे। एक्रूवल कंसेप्ट कहता है कि आपने जिस साल का खर्चा है उसी साल में रिकॉर्ड करना है, वेदर पेड और नॉट। अगर आपने इस साल कोई सैलरी नहीं दी, सर्विस ले ली, सैलरी नहीं दी, जिसको हम आउटस्टैंडिंग सैलरी कहते हैं, तो आपको इसी साल में रिकॉर्ड करना है, चाहे आपने पे किया हो या ना किया हो। तो एक्रूवल कंसेप्ट कहता है कि आप एक बार आपने कोई सर्विस ले ली, आपने एक ट्रांजैक्शन एंटर कर दी, आपने उसको उसी साल ही रिकॉर्ड करना है, वेदर आपने वो पेमेंट की या वेदर आपको वो रिसिप्ट आई या नहीं आई। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट हमें क्या सिखाता है कि हर चीज़ की एक मनी वैल्यू होनी चाहिए और जिस चीज़ की मनी वैल्यू होगी उसी को हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। और कॉस्ट कंसेप्ट हमें कहता है कि आपने जो कॉस्ट या जो प्राइस आपने किसी फिक्स एसेट को ख़रीदने में पे किया है, फर्दर अकाउंटिंग फ्यूचर में जब करेंगे तो उसी कॉस्ट के ऊपर करेंगे, ना कि उसके मार्केट प्राइस पे। तो इनमें से कौन सा कंसेप्ट है जिसने ये कहा कि आपको वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है जिसकी कोई मनी वैल्यू है या जिसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं? वो कंसेप्ट है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही हम अपनी जो ऐसी ट्रांजैक्शन जिनकी कोई मनी वैल्यू है उनको हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। आई होप ये आपको क्लियर है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग एरर में इफ़ेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। दोस्तों ट्रायल बैलेंस आपको याद होगा, मैंने करवाया था और मैंने कहा था कि ये किस लिए बनाया जाता है। इसकी दो साइड्स होती हैं, डेबिट और क्रेडिट। इसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए कि दोनों साइड्स का जो टोटल है वो हमारा बराबर आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एरर में इफ़ेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। इनमें से कौन सा ऐसा एरर है जो हमारे ट्रायल बैलेंस को इफ़ेक्ट करेगा, यानी उसका जो बैलेंस है उसको इफ़ेक्ट करेगा, यानी एक साइड को बड़ा या एक साइड को छोटा कर देगा। पहला एरर है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन किसे कहते हैं कि आपने एक जगह अमाउंट ज़्यादा लिखा और एक जगह कम लिख दी, एक जगह सही लिखा एक जगह गलत लिख दिया। फॉर एग्जांपल एक अमाउंट था, डेबिट साइड में 2500 आना था तो क्रेडिट साइड में भी 2500 आना था, लेकिन गलती से कई बार ऐसा होता है कि हम एक ज़ीरो कम लिख देते हैं। तो इस एरर को हम बोलेंगे एरर ऑफ कमीशन, जिसमें एक साइड में हम ज़्यादा अमाउंट बड़ा लिख देते हैं, एक साइड में छोटा लिख देते हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो ये हमारे ट्रायल बैलेंस को इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि एक साइड आपकी बड़ी आएगी और एक साइड आपकी छोटी आएगी, तो हमारा ट्रायल बैलेंस इफेक्ट होगा। एरर ऑफ डुप्लीकेशन मतलब हो गया एक ट्रांजेक्शन को आपने दो बार लिख दिया। दो बार लिखने का मतलब हो गया कि ये आपका ट्रायल बैलेंस है, डेबिट क्रेडिट साइड, यहाँ पे आपने 100 लिखा, यहाँ पे भी 100 लिखा, फिर एक बार और इसी ट्रांजेक्शन को लिखते हैं, यहाँ पे भी 100 और यहाँ पे भी 100। लेकिन अगर आप टोटल करो तो दोनों साइड्स का टोटल 200-200 बराबर आएगा। तो इससे क्या होगा कि हमारे ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेगा। इसको कहते हैं एरर ऑफ डुप्लीकेशन। तो ये हमारे ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करता। कंपनसेटिंग एरर का मतलब क्या हो गया? कंपनसेटिंग एरर मतलब एक ऐसा एरर फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका डेबिट क्रेडिट साइड है। मान लो आपने यहाँ पर 1000 लिखा और गलती से यहाँ 500 लिख दिया, और एक और ट्रांजैक्शन हुई जिसमें आपने यहाँ 1000 लिखा और गलती से यहाँ 500 लिख दिया। तो अब इसको बोलेंगे कंपनसेटिंग एरर, कि एक एरर ने दूसरे एरर को कंपनसेट कर दिया, जिसकी वजह से जब हम इसका सम टोटल करेंगे वो हमें बराबर दिखेगा। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा गलती हुई हैं, एक एरर ने दूसरे एरर को कंपनसेट कर दिया, तो ऐसे एरर को हम बोलेंगे कंपनसेटिंग एरर। और अगर हम कोई ऐसा एरर करते हैं तो भी हमारा ट्रायल बैलेंस जो है मिसमैच नहीं होता। तो इनमें से कौन सा था, क्वेश्चन ये था कि कौन सा ऐसा एरर है जो हमारे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा, यानी उसके बैलेंस को बराबर नहीं लाएगा। वो बैलेंस है एरर ऑफ कमीशन, जिसमें मैंने बताया कि एक साइड में हम बड़ा अमाउंट लिख देते हैं और एक साइड में उसके मुकाबले कम, जिसकी वजह से हमारा बैलेंस जो है ट्रायल बैलेंस का वो मिसमैच होता है। बाकी इन दो एरर की वजह से हमारा ट्रायल बैलेंस का जो बैलेंस टोटल आएगा वो मिसमैच नहीं होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। द लॉन्ग टर्म एसेट्स दैट हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस बट स्टिल हैव वैल्यू आर कॉल्ड। दोस्तों लॉन्ग टर्म एसेट्स मतलब फिक्स एसेट। कहते हैं ऐसे एसेट जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब जिनको हम देख भी नहीं सकते, जिनको हम छू भी नहीं सकते, लेकिन उनकी वैल्यू होती है। ऐसे एसेट्स कौन से हैं? यानी वो एसेट्स जो हमें दिखाई नहीं देते, वो एसेट जिनको हम छू नहीं सकते, ऐसे एसेट्स कौन से हैं? ऑप्शंस आर करंट एसेट्स, बी फिक्स एसेट्स, सी इंटेंजिबल एसेट्स, डी नन ऑफ दिस। दोस्तों ऐसे एसेट्स को हम बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स, यानी वो एसेट्स जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम छू नहीं सकते, लेकिन जिनकी वैल्यू होती है, ऐसे एसेट्स को ही इंटेंजिबल एसेट्स बोला जाता है। करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स बोथ आर टेंजिबल एसेट्स, जिनको हम बोलते हैं टेंजिबल, यानी जिनको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। ऐसे एसेट्स को बोलेंगे टेंजिबल, और जिनको देख ना सकें या छू ना सकें उनको बोलेंगे इंटेंजिबल। सो राइट आंसर इज़ सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन समझ लो पहले। क्वेश्चन है इम्प्रेस्ड अमाउंट 500। ये इम्प्रेस्ड अमाउंट क्या है? दोस्तों इम्प्रेस्ड अमाउंट मैंने बताया था पेटी कैश सिस्टम में, जब हेड कैशियर पेटी कैशियर को कुछ पैसा देता है छोटा मोटा खर्चा करने के लिए, वो जो पैसा दिया जाता है उसको इम्प्रेस्ड अमाउंट कहा जाता है। अब उसमें खासियत क्या होती है कि अगर पेटी कैशियर को 500 रुपया दिया गया और सपोज़ करो उसने 300 रुपया खर्च कर दिया, ये उसका 300 रुपया माइनस हो गया कि खर्च हो गया, ये उसका एक्सपेंस हो गया, तो बाकी उसके पास बचा 200। तो हेड कैशियर क्या करेगा, जितना खर्चा उसने कर लिया वो दोबारा से उसको उतने पैसे और दे देगा, ताकि वो जो बैलेंस है 500 का वो मेंटेन रहे। तो जितना खर्चा
पेटी कैशियर कर देता है उतना फिर से हेड कैशियर उसको दे देता है, उसी को हम इम्प्रेस सिस्टम कहते हैं। तो अब क्वेश्चन ये था कि इम्प्रेस्ड अमाउंट 500 है और आगे कहा गया व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ रीइम्बर्समेंट, यानी वो कितना पैसा उसको दोबारा देगा इफ़ फॉलोइंग एक्सपेंस वर इनकर्ड बाय द पेटी कैशियर, अगर पेटी कैशियर ने ये खर्चा किया है ड्यूरिंग द मंथ। अब कितना पैसा उसको देगा, जितना वो खर्च करेगा। अब हम देख लेते हैं कि खर्च कितना किया। उसने कहा टेलीफोन बिल 150 का, चलिए हम इसको जोड़ लेते हैं। टिफ़िन 50 रुपये का, ये भी जोड़ लेते हैं। स्मॉल रिपेयर्स 30 रुपये की, ये भी जोड़ लेते हैं। और जनरल एक्सपेंस 100 रुपये के। अगर हम इन सब का टोटल करें तो ये आता है 330, यानी उसने खर्चा किया है 330। इट मीन्स जो हेड कैशियर है पेटी कैशियर को 330 रुपये और पे करेगा। तो हम देख लेते हैं ऑप्शंस में, 330 हमारा आंसर है सी वाला। सो हमारा आंसर निकल गया। कितना खर्चा किया था 330, वही हेड कैशियर उसको पे करेगा और इसी को हम इम्प्रेस सिस्टम कहते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन है फ्रेट इनवर्ड of ₹4000 is outstanding at the end of the year where it is recordable in final accounts, कि हमारा जो फ्रेट इनवर्ड है वो आउटस्टैंडिंग है साल के एंड में, इसको हम फाइनल अकाउंट्स में कहाँ एडजस्ट करेंगे, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले दोस्तों फ्रेट इनवर्ड मतलब किराया। जब हम कोई गुड्स खरीदते हैं या फिर रॉ मटेरियल की परचेज़ करते हैं, उसको जहाँ से हमने ख़रीदा वहाँ से लेके अपनी फैक्ट्री तक पहुँचाना या अपने शोरूम तक पहुँचाना, उस खर्चे को हम कहते हैं फ्रेट इनवर्ड। तो कोई भी खर्चा जो हमारी परचेज़ के साथ जुड़ा हुआ है वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। और जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं आप सबको पता है कि वो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, यानी परचेज़ के ऊपर जुड़ा हुआ कोई भी एक्सपेंस डायरेक्ट है और डायरेक्ट एक्सपेंस हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। तो एक पहले तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। दूसरा क्योंकि आउटस्टैंडिंग है यानी पेड नहीं किया, इट मीन्स ये हमारी लाइबिलिटी भी है, क्योंकि ये क्या लिखा गया है कि आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग मीन्स लाइबिलिटी भी है। और लाइबिलिटीज़ हमारी कहाँ आती हैं, लाइबिलिटीज़ हमारी आती हैं बैलेंस शीट में। तो एक तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा और दूसरा कहाँ आएगा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इसने कहा ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट। बाकी ऑप्शंस भी देखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो ये नहीं आता। ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक चीज़ या तो ट्रेडिंग अकाउंट में आती है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, दोनों जगह नहीं आती। सो सी ऑप्शन भी नहीं है। डी ऑप्शन ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड और बैलेंस शीट में एसेट साइड, ये ऑप्शन भी गलत है। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में आता है, तो ये इसने लिखा है कि बैलेंस शीट की कौन सी साइड, एसेट साइड, जो कि रॉन्ग है। तो पहला ही हमारा ठीक था, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा और बैलेंस शीट में आएगा। हाँ, ये जो डी ऑप्शन है ये भी दोस्तों याद रखो, अगर ये डी ऑप्शन में ये एसेट की जगह लाइबिलिटी होता है तो डी ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है, क्योंकि पहले ऑप्शन में ए में सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट लिखा है, ये नहीं लिखा कि बैलेंस शीट की कौन सी साइड में, एसेट साइड में या लाइबिलिटी साइड में। लेकिन अगर डी ऑप्शन में ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट जिसके आगे इसके साथ एसेट लिखा है, अगर इसके साथ एसेट की जगह लाइबिलिटी लिख देता तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता। क्यों? क्योंकि ये भी बता देता कि एसेट बैलेंस शीट की कौन सी साइड में ये आएगा। सो अभी इसने ऐसा नहीं बताया था, एसेट साइड बताया, जो कि गलत है। सो हमारा सही आंसर जो है वो रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आई होप ये क्लियर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। एक कस्टमर्स चेक रिटर्न डिसऑनर्ड इज़ रिकॉर्डेड इन, एक कस्टमर का चेक डिसऑनर्ड हो गया। डिसऑनर्ड का मतलब हो गया कि चेक कैश नहीं हुआ। हमें किसी ने चेक दिया था, लेकिन जब हम बैंक में पैसा लेने गए तो वो चेक डिसऑनर्ड हो गया, मतलब कैश नहीं हुआ, उसके अकाउंट में पैसे नहीं होंगे या कोई और रीज़न हो सकता है। तो जब हमें कस्टमर कोई चेक देता है तो हम उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, बैंक कॉलम में। और वो चेक जब डिसऑनर्ड हो जाएगा या कैश नहीं होगा तब भी हमें कैश बुक में ही रिकॉर्ड करना है। तो जब हमें कस्टमर चेक देता है हम कैश बुक की डेबिट साइड में उसको रिकॉर्ड करते हैं बैंक कॉलम में, और वही चेक जब डिसऑनर्ड हो जाता है तो कैश बुक की ही क्रेडिट साइड में उसको रिकॉर्ड किया जाता है, आता लेकिन कैश बुक में ही है। सो राइट आंसर इज़ बी, मतलब कैश बुक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। एक्सपेंस विच रिमेन अनपेड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, यानी वो खर्चे जो साल के एंड में, अकाउंटिंग पीरियड के एंड में, अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने का होता है, ये आपको बताया था कि अकाउंटिंग पीरियड के एंड में अनपेड रहते हैं, मतलब हमने पे नहीं किए, उनको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शंस आर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बी रिजर्व, सी प्रीपेड एक्सपेंस, डी रिकवरेबल एक्सपेंस। दोस्तों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो हो गए ऐसे एक्सपेंस जिनकी सर्विस तो आपने ले ली लेकिन आपने अपनी तक पेमेंट नहीं की, ऐसे एक्सपेंस को हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग। तो हमारा आंसर भी यही रहेगा।
रिज़र्व क्या है? बी पार्ट, रिज़र्व इज़ ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो हम फ्यूचर के लिए बचा के रखते हैं उसको रिज़र्व कहते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस वो हो गए जो हम एडवांस में पे कर देते हैं, अगले साल का खर्चा इसी साल पे कर दिया, वो हमारे एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स। और रिकवरेबल एक्सपेंस वो हो गए हैं जो हमने पे कर दिए लेकिन हमें वापस वो मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमने कोई बिल्डिंग किराए पे दी थी, हमने उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल दे दिया लेकिन वो हमें टेनेंट से वापस मिल जाएगा। तो ऐसे एक्सपेंस जो हमने फ़िलहाल तो हमने खुद किए हैं लेकिन वो वापस हमें रिकवर हो जाएंगे, हमें वापस मिल जाएंगे, उन एक्सपेंस को हम रिकवरेबल एक्सपेंस कहते हैं। तो वो एक्सपेंस जो अनपेड हैं, साल के एंड तक हमने पे नहीं किए, उन एक्सपेंस को हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सो ए इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। 9th इज़ वाउचर इज़ प्रिपेयर्ड फॉर। वाउचर हम किसके लिए प्रिपेयर करते हैं? ऑप्शंस आर कैश रिसीव्ड एंड पेड, कैश एंड क्रेडिट सेल के लिए, कैश एंड क्रेडिट परचेज के लिए, ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों आपने एक चैप्टर पढ़ा था वाउचर अप्रोच, उसमें सोर्स डॉक्यूमेंट आपने पढ़ा था कि सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है? वो डॉक्यूमेंट जिसके एविडेंस पे, जिसके होने पे हम किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। बिज़नेस में कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसके लिए हमारे पास उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई एविडेंस होना चाहिए कि वो ट्रांजैक्शन हुई, उसको कहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। उसी सोर्स डॉक्यूमेंट से हम फिर वाउचर प्रिपेयर करते हैं जिसमें हम ये लिखते हैं कि कौन सा अकाउंट हमें डेबिट और कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है। तो इन सब के लिए यानी कैश रिसीव्ड एंड पेड या फिर कैश ऑब्लिक क्रेडिट सेल या कैश और क्रेडिट परचेज, इन सब के लिए हम वाउचर बनाते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि किसको हमें डेबिट और किसको हमें क्रेडिट करना है। सो आंसर इसका रहेगा ऑल ऑफ द अबव। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज़ अनफेवरेबल बैंक बैलेंस मीन्स। दोस्तों अनफेवरेबल का मतलब क्या है? अनफेवरेबल मतलब जो आपके फेवर में नहीं है। जैसे अगर हम कहें अनफेवरेबल प्रॉफिट, इसका मतलब होता है लॉस। अनफेवरेबल मतलब लॉस या जो हमारे फेवर में नहीं है। अनफेवरेबल बैंक बैलेंस का क्या मतलब है? ऑप्शंस आर ए क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक। दोस्तों बैंक की पासबुक का जो भी बैलेंस हो वो हमारी कैश बुक का उलट होता है। फॉर एग्जांपल हमारी कैश बुक का अगर डेबिट बैलेंस है तो बैंक की पासबुक का वो क्रेडिट बैलेंस होगा। अगर बैंक की पासबुक का डेबिट बैलेंस है तो कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस होगा। हमेशा उल्टा होगा। जो कैश बुक आपको बैलेंस दिखाएगी बैंक की पासबुक उसका उल्टा दिखाएगी। अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस तो बैंक पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होगा। क्रेडिट बैलेंस होने का मतलब हो गया कि आपका पैसा बैंक में जो पड़ा है यानी कैश एट बैंक। अगर पासबुक के हिसाब से क्रेडिट बैलेंस है इट मीन्स कैश एट बैंक। अगर क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक, अगर वही बैलेंस क्रेडिट बैलेंस कैश बुक का है इट मीन्स, अगर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस इट मीन्स कि आप उसको हम बोलेंगे बैंक ओवर ड्राफ्ट। क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक मतलब कैश एट बैंक और क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक मतलब बैंक ओवर ड्राफ्ट। तो मैंने आपको बताया था जब हमने कैश बुक की थी कि जो कैश बुक है इसमें जो कैश कॉलम है ये हमेशा डेबिट होगा यानी डेबिट साइड बड़ी होगी, लेकिन बैंक कॉलम की जो डेबिट साइड भी बड़ी हो सकती है और क्रेडिट साइड भी। अगर डेबिट साइड बड़ी हो तो उसको कहते हैं कैश एट बैंक यानी बैंक में जो कैश हमारा पड़ा हुआ है। और अगर कैश बुक की क्रेडिट साइड बड़ी हो बैंक कॉलम की तो उसको कहते हैं बैंक ओवर ड्राफ्ट। तो अगर बैंक ओवरड्राफ्ट हो इसी को हम क्या बोलेंगे? अनफेवरेबल बैलेंस। मतलब ये हमारे फेवर में नहीं है, मतलब ये कि हमने बैंक से ज़्यादा पैसा विड्रॉ किया हुआ है, उसी को हम अनफेवरेबल बैलेंस या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट भी कहते हैं। सो अनफेवरेबल बैंक बैलेंस मीन्स क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक। तो हमारा आंसर रहेगा बी। डेबिट बैलेंस इन कैश बुक जो कि सी पार्ट है, इसका मतलब मैंने बता दिया कैश एट बैंक। इसको हम अनफेवरेबल नहीं कहेंगे। अनफेवरेबल कब कहेंगे? जब बैंक ओवरड्राफ्ट होगा और उसके लिए कौन सा हमेशा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अकाउंटिंग इज़ कंसिडर्ड एज, अकाउंटिंग को हम क्या कहते हैं? एज एन आर्ट, बी ए साइंस, सी बोथ आर्ट एंड साइंस, डी स्टडी। दोस्तों अकाउंटिंग एक आर्ट भी है और साइंस भी है। आर्ट इसलिए कि अकाउंटिंग इज़ नॉट ए कप ऑफ टी फॉर एवरीबॉडी। हर कोई जो अकाउंटिंग है वो नहीं कर पाता। कुछ स्पेशलाइज्ड पर्सन होते हैं, लोग होते हैं जिनको नॉलेज होती है अकाउंटिंग की, वही कर पाते हैं। आर्ट इसीलिए कहा गया है कि एक स्पेशल नॉलेज। फॉर एग्जांपल जैसे डांस एक आर्ट है या एक्टिंग एक आर्ट है, वैसे ही अकाउंट्स बुक बनाना या अकाउंटिंग करना भी एक आर्ट है। और ये साइंस भी है क्योंकि जैसे साइंस कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होती है, वैसे ही अकाउंटिंग में भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो आपने पढ़े थे। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, ड्युअलिटी कंसेप्ट, रेवेन्यू रिकग्निशन कंसेप्ट। तो हमारी जो अकाउंट है
इसके भी कुछ प्रिंसिपल हैं जिनको फॉलो करके हमें अपनी अकाउंटिंग करनी होती है। तो ये दोनों ही हैं, बोथ साइंस एंड आर्ट, ये दोनों ही हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन है ओपनिंग कैपिटल 9000, क्लोजिंग कैपिटल 16,500, ड्राइंग ड्यूरिंग द 2600, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। हमें प्रॉफिट दिखाना है। दोस्तों ये एक टॉपिक था सिंगल एंट्री सिस्टम, उसमें आपने पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला भी था कि प्रॉफिट हम कैसे दिखाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि क्लोजिंग कैपिटल जो है हम वो लेते हैं, कितनी है 16,500। फिर इसमें हम ऐड कर देते हैं ड्राइंग्स, हमारे पास ड्राइंग्स कितनी हैं, ड्राइंग्स हैं 2600 की, इन दोनों को ऐड कर दिया, 0 0 6 5 11 6 2 8 और 1 9, 19,100। इसमें से माइनस हम कर देते हैं ओपनिंग कैपिटल जो कि है 9,000। तो अब आपके पास कितना बैलेंस बचा, 10,100। इसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट। अगर ये आंसर नेगेटिव आ जाए तो इट मीन्स लॉस। तो हमारा प्रॉफिट कितना है, हमारा प्रॉफिट है ये हमारा 10,100। तो आंसर्स में देख लें, ये ए पार्ट है इसका आंसर। प्रॉफिट कितना आ गया आपके सामने, 10,100। ए इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वर्ड जो MCQ है, द टर्म डिप्लीशन इज़ यूज्ड इन रिलेशन टू। डिप्लीशन का मतलब डिक्रीज़ होना, वैल्यू डिक्रीज़ होना। लेकिन ये वर्ड जो डिक्रीज़ है, जिसको हम डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं, ये वर्ड डिप्रीशन किसके लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शंस ए नेचुरल रिसोर्सेज, बी फिक्स एसेट, सी करंट एसेट, डी नन ऑफ द अबव। दोस्तों ये जो वर्ड डिप्लीशन है ये नेचुरल रिसोर्सेज के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कोल माइंस हो गई, ऑयल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, हमारा जो क्रूड ऑयल जो ज़मीन से निकलता है, या कोल माइंस हो गई। तो जब हमारे नेचुरल रिसोर्सेज डिक्रीज़ होते हैं तो उसके लिए वर्ड डेप्रिसिएशन की जगह हम क्या यूज़ करते हैं, डिप्लीशन। तो डिप्लीशन वर्ड यूज़ किया जाता है नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, जिसका मतलब होता है डिक्रीज़ होना उनकी वैल्यू में। जैसे जैसे कोल या कोयला निकलता जाएगा वैसे वैसे उसकी वैल्यू माइन की डिक्रीज़ होती जाएगी। तो हम उसके लिए वर्ड डेप्रिसिएशन की जगह डिप्लीशन यूज़ करते हैं। फिक्स एसेट के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो होता है डेप्रिसिएशन। ये आपने सुना होगा। करंट एसेट्स की तो डेप्रिसिएशन होती नहीं, इसलिए इसके लिए कोई वर्ड डेप्रिसिएशन हम यूज़ नहीं करते। दो ही वर्ड यूज़ होते हैं, डिप्लीशन वो हो गया नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, और डेप्रिसिएशन हो गया किसके लिए, फिक्स एसेट के लिए। तो अभी हमारा क्वेश्चन था डिप्लीशन वर्ड किसके लिए यूज़ होता है, दैट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। लॉस लीड्स टू, लॉस होने से क्या होता है, ए रिडक्शन इन इनकम, बी रिडक्शन इन कैपिटल, सी रिडक्शन इन प्रॉफिट, डी इंक्रीज इन कैपिटल। दोस्तों जब भी हमें लॉस होता है तो आपने अकाउंटिंग क्वेश्चन पढ़ी थी, हमारी कैपिटल कब डिक्रीज़ होती है, जब या लॉसेस हों या फिर हम ड्राइंग्स करें। तो लॉस हमारी कैपिटल को रिड्यूस करता है, सो आंसर इज़ रिडक्शन इन कैपिटल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज़ when money is withdrawn from the bank will dash the account of customer। जब हम बैंक से पैसा विड्रॉ करते हैं तो बैंक कस्टमर का अकाउंट क्या करता है। ऑप्शंस आर क्रेडिट, बी डेबिट एंड क्रेडिट, सी डेबिट, डी नन ऑफ दिस। दोस्तों जब हम बैंक से पैसा विड्रॉ करते हैं तो बैंक हमारा अकाउंट डेबिट करता है। आपने देखा होगा कि जब भी आपके पास मैसेज आता है तो आपके पास ये आता है कि योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड। जब भी आप पैसा विड्रॉ करोगे आपके पास, आपने देखा होगा मैसेज आता है बैंक की तरफ से, योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड, कि आपका अकाउंट डेबिट किया गया है। बेसिकली बैंक के पास जो हमारा पैसा पड़ा रहता है, बैंक के लिए एक लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी का रूल होता है इंक्रीज़ हो तो क्रेडिट होती है और डिक्रीज़ हो तो डेबिट। तो जब हम पैसा निकालते तो बैंक की लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है जितना पैसा हमने निकाला, और लाइबिलिटी जब भी डिक्रीज़ होती है तो उसको डेबिट किया जाता है। सो इसीलिए आपको वहाँ पे लिखा आता है कि योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड, यानी बैंक की जो लाइबिलिटी है वो डेबिट मतलब कम हुई है क्योंकि आपने बैंक से पैसा निकाला है। और जब भी आप पैसा जमा करवाते हो तो तब लिखा आता है योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड, यानी तो आपका अकाउंट क्रेडिट किया गया, मतलब बैंक की लाइबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हुई, क्योंकि रूल रहता है कि लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज़ होती है तो वो क्रेडिट होती है। सो आपने पैसा निकाला, योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड, सी इज़ द राइट आंसर। सॉरी। नेक्स्ट इज़ प्रीपेड सैलरी हैज़, प्रीपेड सैलरी का कौन सा बैलेंस है। दोस्तों आपको बताया था मैंने कि एसेट्स और एक्सपेंस इन दोनों का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है,
और कोई भी एक्सपेंस अगर प्रीपेड है, कोई भी एक्सपेंस जिसके आगे वर्ड प्रीपेड लिखा गया, इट मीन्स एडवांस दिया गया, और कोई भी एक्सपेंस एडवांस दिया हो वो हमारा एसेट है। और एसेट का मैंने अभी बताया कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। तो प्रीपेड सैलरी हैज़ विच बैलेंस, आंसर इज़ ए, मतलब डेबिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस किसका होता है, लाइबिलिटीज़ का। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी होती तो उसका कौन सा बैलेंस होता, क्रेडिट बैलेंस। लेकिन अभी वर्ड क्या यूज़ किया गया, प्रीपेड, यानी एडवांस दी गई। तो कोई भी एक्सपेंस जो हम एडवांस पे करें वो हमारा एसेट है, और एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। बैलेंस शीट ऑफ ए फर्म इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग। किसी फर्म की जो बैलेंस शीट है वो इनमें से क्या चीज़ बताती है। ऑप्शंस आर प्रॉफिट और लॉस ओवर ए पीरियड, कि उस फर्म का प्रॉफिट या लॉस बताती है। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द यूनिट ओवर ए पीरियड, उस पीरियड की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द यूनिट ऑन ए पर्टिकुलर डेट, उस यूनिट की एक पर्टिकुलर डेट को फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। या डी पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की पोजीशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो बताती है। दोस्तों किसी भी फर्म की जो बैलेंस शीट है वो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है ऑन ए पर्टिकुलर डेट, नॉट ओवर ए पीरियड। ओवर ए पीरियड प्रॉफिट एंड लॉस कौन बताता है, पूरे साल का लेखा जोखा। लेकिन जो बैलेंस शीट होती है ये साल की आखिर की, यानी अगर मान लो हमारा साल 31 मार्च को ख़त्म हो रहा है तो 31 मार्च की जो हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं उनकी वैल्यू बताती है, ना कि पूरे साल की एसेट और लाइबिलिटीज़ की वैल्यूज़ के बारे में। सो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए यूनिट ऑन ए पर्टिकुलर डेट। हाँ, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करता तो हम कहते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस ओवर ए पीरियड, नॉट ए पर्टिकुलर डेट। ओवर ए पीरियड मतलब पूरे साल का। लेकिन बैलेंस शीट साल के एंड में एसेट की वैल्यू जो है वो बताती है, यानी 31 मार्च के दिन हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ कहाँ स्टैंड कर रहे हैं ये उस दिन की वैल्यू बताती है। सो सी इज़ द राइट आंसर, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द यूनिट ऑन ए पर्टिकुलर डेट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर इज़ नोन एज। प्रॉफिट का वो हिस्सा जो हम शेयर होल्डर को पे करते हैं उसको हम क्या कहते हैं। दोस्तों हम जो शेयर खरीदते हैं उन शेयर्स पर कंपनी हमें प्रॉफिट देती हैं, उस प्रॉफिट को हम बोलते हैं डिविडेंड। तो नेट प्रॉफिट का, यानी इसका वो हिस्सा जो शेयर होल्डर को दिया गया उसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड। सो आंसर इज़ ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। इफ़ द डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक इट इज़ ए। अगर किसी ट्रांजेक्शन का डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट दोनों हम रिकॉर्ड करते हैं, ये कौन सी एंट्री होती है। ऑप्शंस आर ए कॉन्ट्रा एंट्री, बी सिंपल एंट्री, सी डबल एंट्री, डी सिंगल एंट्री। दोस्तों एक ही अकाउंट में अगर दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट साइड में हम कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करें तो उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, यानी वो एंट्री जो डेबिट साइड में भी रिकॉर्ड होती है और क्रेडिट साइड में भी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट इज़ अरेंज द फॉलोइंग एसेट इन ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। इन एसेट्स को उनकी परफॉर्मेंस के ऑर्डर पे हमें अरेंज करना है। इन ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब होता है दोस्तों वो एसेट्स आपको पहले दिखाने हैं जो सबसे आखिर में बिकेंगे, यानी जो सबसे लास्ट हम रियलाइज़ कर सकते हैं या सबसे आखिर में बेचे जा सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन ये हैं प्लांट, फर्नीचर, लैंड, लाइफ स्टॉक, रॉ मटेरियल, कैश। बस ऑप्शन क्या है, प्लांट, लैंड, लाइफ स्टॉक, फर्नीचर, रॉ मटेरियल, कैश। यानी हमें पहले वो एसेट दिखाने जो सबसे आखिर में बिकेंगे। बी ऑप्शन है लैंड, प्लांट, फर्नीचर, लाइफ स्टॉक, रॉ मटेरियल, कैश। सी फर्नीचर, लैंड, प्लांट, रॉ मटेरियल, लाइफ स्टॉक, कैश। और डी लाइफ स्टॉक, लैंड, प्लांट, फर्नीचर, कैश, रॉ मटेरियल। सबसे पहले हमें वो एसेट दिखाना है जो हम सबसे आखिर में बेच सकते हैं। देखिए दोस्तों हमारे पास जो भी ये एसेट दिखाए गए हैं प्लांट, फर्नीचर, लैंड, इसमें से सबसे लेट जो बिकने वाला एसेट होगा वो होता है लैंड, क्योंकि जिस एसेट की सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी, जो सबसे ज़्यादा महंगा होगा वो सबसे आखिर में बिकेगा। तो लैंड वो एसेट है जो सबसे आखिर में बिकेगा इन एसेट में से। फिर प्लांट है, ये उससे ज़्यादा जल्दी बिकेगा। फिर फर्नीचर है, ये उससे ज़्यादा जल्दी बिकेगा। फिर लाइफ स्टॉक हो गया, यानी लाइफ स्टॉक हो गया भेड़ बकरियाँ वगैरह जो होती हैं ना, उनको हम लाइफ स्टॉक कहते हैं। रॉ मटेरियल हो गया, और फिर कैश, हार्ड कैश है, ये तो बेचने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ये तो आपके पास जो कैश पड़ा रहता है उसी को बोलेंगे। सो बी इज़ द राइट आंसर। सबसे लास्ट में बिकने वाला एसेट होता है लैंड, उससे जल्दी बिकने वाला प्लांट, उससे जल्दी बिकने वाला फर्नीचर, उससे जल्दी बिकने वाला लाइफ स्टॉक, उससे जल्दी बिकने वाला रॉ मटेरियल, और फिर
कैश जो कि हार्ड कैश है, इसको तो बेचा ही नहीं जा सकता। चलिए जी, नेक्स्ट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन ऑपरेटिंग इनकम। सबसे पहले नॉन ऑपरेटिंग इनकम वो होती हैं जो जनरली हमारे बिज़नेस से जनरेट नहीं होती, यानी जो हमारे कोर बिज़नेस का हिस्सा नहीं है। ऐसी इनकम जो आई तो हमें बिज़नेस से हैं, लेकिन हमारा जो कोर या फिर मेन बिज़नेस है उसका हिस्सा नहीं है। तो इनमें से कौन सी ऐसी इनकम है जो नॉन ऑपरेटिंग है? प्रॉफिट एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट को बेचना हमारे बिज़नेस का मेन काम नहीं है या मेन सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो ये नॉन ऑपरेटिंग है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, अगर बिज़नेस में हमने कुछ पैसा कमा रखा है और उस पैसे को हमने कहीं इंटरेस्ट पे रखा है, बैंक में रखा है, तो ये भी हमारे बिज़नेस का मेन जो बिज़नेस है उसका हिस्सा नहीं है, ये भी नॉन ऑपरेटिंग है। रेंट रिसीव्ड, अगर हमने कोई शॉप या कोई बिल्डिंग किराए पे दे रखी है, अगेन ये हमारे मेन बिज़नेस का हिस्सा नहीं है, क्योंकि मेन बिज़नेस का हिस्सा मतलब हम जो गुड्स बेचें या फिर कोई सर्विस दे रहे हैं वो हमारा मेन इनकम है। ये भी इनकम मानी जाएंगी, बिज़नेस की ही मानी जाएंगी, लेकिन इनको हम बोलेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम, यानी ऐसी इनकम जो हमारे बिज़नेस ऑपरेशन से नहीं आई हैं। तो ये तीनों ही क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग है, तो आंसर इसका रहेगा डी, ऑल ऑफ द अबव। सॉरी दोस्तों, एज आई टोल्ड यू कि खांसी है मुझे अभी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज़ नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा मैच जो है वो करेक्ट नहीं है? वेयर हाउस रेंट, ये कुछ एक्सपेंस हैं, ये बताया गया किस में आते हैं। वेयर हाउस रेंट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में आता है, बिल्कुल आता है। हमारे सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में वेयर हाउस रेंट भी आता है, वो जगह जहाँ पर हम अपना जो स्टॉक है वो रखते हैं, तो उसमें आएगा, ये सही है। चैरिटी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, दोस्तों चैरिटी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में नहीं आती। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में वो एक्सपेंस आते हैं जो प्रोडक्ट की सेल में या उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं, बेचने में या उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में आते हैं। तो चैरिटी इन दोनों में से ना तो सेलिंग में आता है ना ही डिस्ट्रीब्यूशन में, तो ये जो एक्सपेंस है ये आपका मैच नहीं करता, यही इसका सही आंसर। इंटरेस्ट एंड कैपिटल फाइनेंशियल एक्सपेंस, बिल्कुल जो भी हमारे फाइनेंशियल एक्सपेंस हैं उसमें इंटरेस्ट आते हैं। और डिस्काउंट अलाउड फाइनेंशियल एक्सपेंस भी, ये भी सही है कि ये भी हमारे फाइनेंशियल एक्सपेंस में आता है। सिर्फ चैरिटी ऐसा एक्सपेंस है जो सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में नहीं आता। चैरिटी मतलब दान करना, तो ना तो ये सेलिंग एक्सपेंस में आएगा ना ही डिस्ट्रीब्यूशन में। सो बी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज़, अभी था हमने कौन सा किया 22, तो अब आएंगे हम 23rd पे। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शोन ऑन। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम कहाँ शो करते हैं? ए एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, बी लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, सी डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डी डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। दोस्तों डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फिक्टिशियस एसेट्स के अंदर आते हैं, और आपको पता है कि जो भी फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं वो बैलेंस शीट की एसेट साइड में हमें दिखाई देते हैं। ये वो खर्चे हैं जो हम कर चुके हैं, ये वो लॉस है जो हम कर चुके हैं, लेकिन अभी तक हमने अपने प्रॉफिट में से उनको डिडक्ट नहीं किया या प्रॉफिट में से नहीं निकाला। तो ऐसे एक्सपेंडिचर जो धीरे धीरे करके हम अपने प्रॉफिट में से निकालते हैं उनको हम कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ये क्योंकि फिक्टिशियस एसेट्स के अंदर आते हैं, और आपको पता है जो फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं ये बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाई देते हैं। तीन ही तरह के एसेट्स होते हैं बैलेंस शीट में, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स। तो ये फिक्टिशियस एसेट्स के अंदर आते हैं, तो ये बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाई देते हैं। सो आंसर इज़ ए। द अकाउंटिंग process of gradually converting unexpired cost of fixed asset into expense over a series of accounting period is called। unexpired cost मतलब वो खर्चा जो अभी तक आपका खर्चा बना नहीं है, मतलब बनने वाला है। कोई ऐसी कॉस्ट जो आपके ऊपर अभी खर्चा नहीं बना लेकिन फ्यूचर में बन सकता है, उसको हम कहते हैं अनएक्सपायर्ड कॉस्ट। तो ये जो अनएक्सपायर्ड कॉस्ट है फिक्स एसेट में, इसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। कि एक एसेट हमने ख़रीदा, एक मशीनरी ख़रीदी, हर साल उसकी वैल्यू कम होगी, तो जितनी उसकी वैल्यू कम हुई उसको हम कहेंगे एक्सपायर्ड कॉस्ट, और जितनी उसकी वैल्यू भी बची हुई है जो अब आगे हम आने वाले समय में मशीनरी यूज़ करेंगे और वो वैल्यू कम होगी, उसको हम बोलेंगे अनएक्सपायर्ड कॉस्ट। मतलब जो मशीनरी की वैल्यू के अंदर वो डेप्रिसिएशन जो अभी तक हमने वो पार्ट, डेप्रिसिएशन का वो पार्ट जो हमने अभी तक यूज़ नहीं किया उसको बोलेंगे अनएक्सपायर्ड कॉस्ट, और जो यूज़ कर ली उसको बोलेंगे एक्सपायर्ड कॉस्ट, मतलब उसको बोलेंगे डेप्रिसिएशन। सो इसका राइट आंसर रहेगा डेप्रिसिएशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इमेजिनरी अकाउंट। इनमें से कौन सा है जो इमेजिनरी अकाउंट है, यानी फेक अकाउंट से कहते हैं? प्रीलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट, बी सस्पेंस अकाउंट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ ए एंड बी।
दोस्तों प्रीलिमिनरी एक्सपेंस यानी वो खर्चा जो आप बिज़नेस शुरू होने से पहले कर देते हो, यानी बिज़नेस की फॉर्मेशन कॉस्ट हो गई, उसके लीगल खर्चे हो गए, ऐसे एक्सपेंस को हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंस करते हैं। तो वो हमारा एक इमेजिनरी अकाउंट और सस्पेंस अकाउंट, यानी ऐसा कोई अकाउंट जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, मिसमैच होता है, अगर हम उस मिसमैच को नहीं निकाल पाते तो जो साइड छोटी है बड़ी है उसमें हम सस्पेंस अकाउंट डाल देते हैं कि ये जो फिगर है या ये जो पैसा है इसके बारे में हमें नहीं पता। तो ये दोनों ही हम इनको बोलेंगे इमेजिनरी अकाउंट। सो आंसर इसका रहेगा सी, बोथ ए एंड बी। 26 Mr. A, the accountant of a company XYZ, changed the state and method of depreciation to the reducing balance method. Which accounting principle does it contravene? यानी मिस्टर ए हैं, XYZ कंपनी है, उन्होंने अपना जो डेप्रिसिएशन का मेथड था स्ट्रेट लाइन से बदल कर रिड्यूसिंग बैलेंस पे ले आए। तो उन्होंने कौन सा प्रिंसिपल वायलेट किया? ए, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ये तो कहता है कि बिज़नेस एक इंडेफिनिट पीरियड के लिए चलता है। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, ये कहता है कि आप अपने जितने भी बिज़नेस में जो भी आप कर रहे हो या जो भी आप फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हो या जो आपके फाइनेंशियल इम्पैक्ट हुए हैं उनका फुल डिस्क्लोज़र दो, यानी हर जानकारी अपने इन्वेस्टर्स को दो। तीसरा, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, इसने कहा कि आप जो मेथड एक बार फॉलो कर रहे हो अकाउंटिंग के लिए, आप उसको बार बार बीच में चेंज नहीं कर सकते, आपको उसी मेथड पे रहना है। कुछ हालात में चेंज कर सकते हैं, नॉर्मली आपको वो मेथड चेंज नहीं करना। ये कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी ने बताया तो कि एक मेथड आपने अडॉप्ट किया, आपको उसी मेथड पे रहना है। लेकिन यहाँ पर जो इसने कहा कि स्ट्रेट लाइन मेथड से वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे आया, तो इसने कौन सा प्रिंसिपल वायलेट किया? कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, जिसने कहा कि अगर आप एक मेथड अडॉप्ट करते हो तो साल दर साल आपने उसी मेथड को फॉलो करना है, बीच में चेंज नहीं करना। अगर आप उसको वायलेट करोगे तो वो इसका वायलेशन होगा किस प्रिंसिपल का? कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी का। नेक्स्ट इज विच प्रिंसिपल डायरेक्ट ए कंपनी टू शो ऑल द एक्सपेंस रिलेटेड टू इट्स रेवेन्यू ऑफ ए स्पेसिफिक पीरियड इवन इफ़ द एक्सपेंस वर नॉट पेड इन दैट पीरियड। कि किसने प्रिंसिपल ने कहा कि आप वो सारे एक्सपेंस शो करो जो उस पीरियड से रिलेटेड हैं, चाहे आपने पे किए या नहीं किए। यानी वो खर्चे आपने सारे दिखाने हैं जो आपने पे किए, और वो भी दिखाने हैं जो आपने पे नहीं किए, बेशक अगले साल पे किए, लेकिन आपको उसी साल में दिखाने हैं जिस साल आपने वो खर्च किया। ये किस प्रिंसिपल ने बताया? तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में बता चुका हूँ, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर भी बता चुका हूँ, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी के बारे में भी अभी मैंने बता दिया। मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि जिस साल का खर्चा है उसी साल में दिखाओ, जिस साल की इनकम है वो भी उसी साल में दिखाओ, ना अपने अगले साल का दिखाना ना पिछले साल का, आपको सिर्फ उस साल में दिखाना है जिस साल का वो है, वेदर पेड और नॉट और वेदर रिसीव्ड और नॉट। ये कंसेप्ट कौन सा है? मैचिंग कंसेप्ट। चलिए दोस्तों, कैपिटल इज कौन सी लाइबिलिटी है? इंटरनल, एक्सटर्नल, इंटरनल एज वेल एक्सटर्नल या नन ऑफ दिस। तो दोस्तों मैंने बताया था कि ओनर जो पैसा लगाता है, जैसे राम एक ओनर है, इसने बिज़नेस शुरू किया और कैपिटल लगाई, तो इस बिज़नेस के लिए ये जो कैपिटल है, इस बिज़नेस के लिए ये जो कैपिटल है, ये जो कैपिटल है ये क्या है? इस बिज़नेस के लिए ये कैपिटल इंटरनल लाइबिलिटी, यानी लाइबिलिटी टूवर्ड्स ओनर। एक्सटर्नल लाइबिलिटी हो गई अगर बिज़नेस ने पैसा किसी बैंक से ले लिया, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया, उसको बोलेंगे एक्सटर्नल लाइबिलिटी। लेकिन इंटरनल लाइबिलिटी कौन सी होती है? वो लाइबिलिटी जो बिज़नेस की ओनर की तरफ बनती है उसको हम बोलते हैं इंटरनल लाइबिलिटी। तो कैपिटल इज एन इंटरनल लाइबिलिटी, ए इज़ द राइट आंसर। लो जी, मेरा ही नाम आ गया। किरण यूज द अमाउंट इन बिजनेस बाय सेलिंग हिज ओल्ड पर्सनल कार टू सूर्या। द एंट्री ऑफ दिस ट्रांजेक्शन, किरण ने अपनी कार बेची और वो अमाउंट को उसने बिज़नेस में लगा दिया। जब भी कोई पर्सन अपना पर्सनल पैसा बिज़नेस में इन्वेस्ट करे, चाहे वो कार बेचे या फिर अपना घर बेचे, और वो पैसा बिज़नेस में लगा दे, तो उसको कैपिटल कहते हैं। तो उसकी जनरल पूछी है तो आपको याद होगा कि जब हम कोई बिज़नेस शुरू करें, चाहे वो हम चाहे घर बेचें या कार बेचें, हमारा बिज़नेस शुरू हुआ तो हमारी जनरल एंट्री क्या बनती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो देख लेते हैं इसमें से ऑप्शन कौन सी है हमारी? कैश टू कैपिटल। कैश अकाउंट डेबिट टू कार गलत है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल ये सही है कि हमने पैसा कार बेच कर बिज़नेस में लगाया, लेकिन बिज़नेस के लिए वो एक कैपिटल है। सो जनरल एंट्री रहेगी कैश टू कैपिटल। लास्ट, डेबिट मीन्स, डेबिट का क्या मतलब है?
एन इंक्रीज़ इन एसेट, एन इंक्रीज़ इन लाइबिलिटी, ए डिक्रीज़ इन एसेट, एन इंक्रीज़ इन प्रोप्राइटरी इक्विटी। दोस्तों डेबिट का मतलब मैंने आपको बता दिया था कि एसेट हमेशा जब हम डेबिट करते हैं तो इंक्रीज़ होंगे, या एक्सपेंस हम डेबिट करने से इंक्रीज़ होते हैं। तो हम देख लेते हैं, डेबिट मीन्स एन इंक्रीज़ इन एसेट, ये आपके सामने सही है। डेबिट मीन्स एन इंक्रीज़ इन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी जब इंक्रीज़ होती है, लाइबिलिटी की इंक्रीज़ हमेशा क्रेडिट होती है, डेबिट नहीं होती। ये डिक्रीज़ इन एसेट, डेबिट मीन्स इंक्रीज़ होता है एसेट, क्रेडिट मीन डिक्रीज़ इन एसेट होता है। एंड एक्सपेंस इन प्रॉपर्टी एंड इंक्रीज़ इन प्रॉपर्टी इक्विटी, इक्विटी यानी कैपिटल भी जब इंक्रीज़ होती है तो वो क्या होती है, वो हमेशा क्रेडिट होती है। तो खाली एसेट्स या एक्सपेंस जब भी इंक्रीज़ होते हैं तो डेबिट होते हैं। तो यहाँ एक्सपेंस की बात नहीं थी, कहीं पे भी एक्सपेंस नहीं था, तो एसेट की बात स्टार्टिंग में ही कर दी गई, एंड इंक्रीज़ इन एसेट, तो यही आपका सही आंसर है। तो दोस्तों ये थे MCQs। हमने जो अभी विंग्स एक उड़ान पे MCQs लाइव हुए हैं उसका पहला जो टेस्ट है उसके, इसके बाद मैं नेक्स्ट टेस्ट पे भी जो MCQs हैं वो भी डिस्कस करूँगा। तो आप सब वो जाके MCQs जो टेस्ट सीरीज़ है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी लाइव है, 3 टेस्ट लाइव हो चुके हैं, आप उसको ज्वाइन करें और अपनी परफॉर्मेंस को जज करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।